हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम आज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे हमने जो बोर्स मॉडल पढ़ लिया था, एग्जैक्टली बोर्स मॉडल के एक स्टेप आगे हम चलते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करें, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात हम जानते हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास बोर्स थ्योरी होती है, बोर्स थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी हम ये जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी होती है कुछ। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी अगर हम बात कर ले इसमें कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन En in nth orbit, En इज इक्वल टू, उसकी कितनी एनर्जी होती है? उसकी एनर्जी होती En इज इक्वल टू -2 स्क्वायर mk² z² e⁴ डिवाइड बाई n² h²। ये इसकी एनर्जी होती है। यहाँ पे 2 क्या है? 2 तो नंबर है, पाई है, m क्या है? मास ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, k क्या है? ये आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। z क्या होता है? ये होता है एटॉमिक नंबर, e क्या होता है? चार्ज ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कह दिया कि नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी ये कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट था किसी एटम का, ठीक है, और ये इसका क्या था? एटम था, सॉरी ये इसका क्या था? न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या होता है? दिस इज द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। इसको हमने कह दिया कि ऑर्बिट नंबर हमने इसको नाम दे दिया कि 2 है, हमने कह दिया कि हायर ऑर्बिट है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा और इसके अंदर क्या है? हमने मान लिया कि दूसरा ऑर्बिट एक और है, ये है दूसरा ऑर्बिट इसका है। तो हमने अंदर से अगर कह दिया कि n = 1 तो पहला ऑर्बिट है, n = 2 मतलब दूसरा ऑर्बिट है। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व करता है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कोई है, इसकी वेलोसिटी v है और ये क्या करता है? इसका मास m है, ये इस पर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हमने कह दिया कि इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है आपके पास कि बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है। अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहती है? बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहती है कि जब ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है और लूज करने के बाद ये इसका ट्रांजिशन होता है और ट्रांजिशन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में हो जाता है, मतलब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाता है, या कह दिया जाए कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका ट्रांजिशन होता है तो उस ट्रांजिशन के समय क्या करता है? ये कुछ एनर्जी को इमिट करता है, and that emitted energy is equals to the energy of the photon। वो फोटॉनिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, यहाँ से घूमते हुए क्या होता है? अपनी एनर्जी को लूज करता है और घूमते हुए इस ऑर्बिट में आ जाता है, ऑर्बिट नंबर 1 में आ जाता है। क्लियर? जब इसमें आता है तो ये क्या करता है? ये कुछ एनर्जी का एमिशन करता है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है? कुछ एनर्जी का एमिशन करता है। जब इसका ट्रांजिशन होता है कुछ एनर्जी का एमिशन करता है और हमने कह दिया कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। हमने कह दिया डेल्टा टी ई एनर्जी का क्या करता है? ये एमिशन करता है।
तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से जो एनर्जी अपीयर होती है, इस एमिशन में जो एनर्जी अपीयर होती है, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। करेक्ट। इसी को हम कहते हैं क्या, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो अगर मैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन को अब लिखूं तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन द एनर्जी emitted by electron when it jumps from higher energy to lower energy ऑर्बिट। जब ये हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट पे जंप करता है तो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। तो जो एनर्जी यहाँ से इमिट होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो यहाँ जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे कि दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1 दैट इज इक्वल टू h न्यू। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। ये एनर्जी किसकी है, हायर ऑर्बिट की है, ये एनर्जी किसकी है, लोअर ऑर्बिट की है। और जब इसमें ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर में तो जो एनर्जी अपीयर होती है डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ये एच न्यू के बराबर होती है। करेक्ट। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, फर्दर इसको लिखते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1। EN2 की वैल्यू रखिए, देखिए अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू को N2 कर दूंगा तो EN2 हो जाएगा, n की वैल्यू को N1 कर दूंगा तो EN1 हो जाएगा। मैं इसको पुट करता हूँ, EN2 की जगह इसको रखिए माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। करेक्ट। N2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 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 एक फार्मूले में, दूसरा माइनस इसका, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व किया जाए तो सिंपल सा ये हो जाएगा, इसमें से जो कॉमन उसको बाहर ले लीजिए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम ले आएंगे पहले, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 बाई दिस इज द 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। इसको हम और आगे प्रोसीड करते हैं और देन देखते हैं कि क्या हो जाएगा। अब ये अगर इसको प्रोसीड करके हम लोग आगे और चले तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू दिस वन, हम इसको लिख लेते हैं कि न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई एच को नीचे ले आएंगे आप तो ये हो जाएगा एच क्यूब विद इन ब्रैकेट 1 बाई N2 स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये एक आपके पास फार्मूला फर्दर आ जाता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मैं एक फार्मूला जानता हूँ कि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा या न्यू इज इक्वल टू, या कह दिया जाए कि लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C बाई न्यू, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से कह दिया जाए कि न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे C बाई लेमडा हो जाएगा। इसकी वैल्यू को रखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास C बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई एच क्यूब विद इन ब्रैकेट 1 बाई N1 स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, हम इस C को क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। जब इस C को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा C, इसको यहाँ ले आते हैं। ये जो 1 बाई लेमडा है इसको हम अब लिखते हैं न्यू बार इज द वेव नंबर एंड वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। करेक्ट, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो हम इसको अब प्रोसीड करें और आगे लिखें
कि दैट इज इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम एक नया नाम देते हैं और इसे हम लिखते हैं क्या, इसको आर लिख लेंगे और ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ये जो आप आर देख रहे हैं इस आर को हम कहते हैं, इस आर को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। एंड रेडबर्ग कांस्टेंट आर इज इक्वल टू ये टोटल वैल्यू कौन सी, 2π² mk² z² e⁴ (CH3) ये हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को कहा जाता है रेडबर्ग फार्मूला, इसको हम कहेंगे रेडबर्ग फार्मूला, करेक्ट। ये रेडबर्ग फार्मूला हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है और इसकी SI यूनिट क्या होती है। देखिए अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि ये तो एक नंबर है, ये पोर्शन कांस्टेंट रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये क्या है 1/λ है। तो देखिए R जो होगा उसकी यूनिट वो होगी जो 1/λ की होगी। तो जो R होगा इसके लिए SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट इज इक्वल टू 1/मीटर या कहा जाए मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब हम कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इनमें से हम इन सब की वैल्यू को पुट करें, वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इंटू पाई 3.14 इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू k है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू z, हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की पावर 4 डिवाइड बाई c 3 इंटू 10⁸ इंटू 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका भी क्या है क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0973 इंटू 10⁷ पर मीटर, ठीक है ना। इतनी इसकी वैल्यू आ जाती है। तो वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज दिस, SI यूनिट ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट इज दिस एंड रेडबर्ग कांस्टेंट इज R एंड दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है। ये रेडबर्ग फार्मूला होता है। अब हमारे पास एक रेडबर्ग फार्मूला आ जाता है और इस रेडबर्ग फार्मूले को अगर देखा जाए तो जो वेव नंबर है, वेव नंबर इज डिपेंड ऑन n1 एंड n2, ठीक है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो न्यू जो आप देख रहे हैं न्यू बार, जो आप इसका वेव नंबर देख रहे हैं, वेव नंबर इज डिपेंड ऑन n1 एंड n2, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो एक बात और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखेंगे कि जब हम n1 और n2 की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो वेव नंबर की वैल्यू चेंज आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब एक n1 में किसी भी n2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो क्या मिलेगा, एक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी या सीरीज ऑफ वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं n1 को बदल देता हूँ, n2 को फिर से चेंज कर देता हूँ तो दूसरा एक सीरीज मिलेगा। इसी तरह मैं इनकी वैल्यूज को बदलता जाऊंगा यानी चेंज करता जाऊंगा और वेवलेंथ या कहा जाएगी फ्रीक्वेंसी की एक सीरीज मिलती जाएगी। और जो ये सीरीज आती है इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो ये क्या मिल जाएगी, स्पेक्ट्रल सीरीज मिल जाएगी। अब हम इसके बेसिस पे देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो कौन कौन से सीरीज हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग वेव नंबर कितना होगा। अगर वेव नंबर मिल जाता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, और वो किस रीजन में आते हैं, किस रीजन में आते हैं। इतनी बातें हम इस पे अब चेक करके देखते हैं, ठीक है। आइए जरा हम बात करते हैं अब सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज के बारे में अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे अब, ठीक है ना। सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आइए अब हम बात करते हैं। सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है सीरीज जो होता है, नंबर 1 है लाइमन सीरीज। क्या होती है, लाइमन सीरीज होती है। लाइमन सीरीज क्या होती है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
any energy, any higher energy orbit 2, 3, 4, 5 to the lower energy orbit n1 is equal to 1। कहने का मतलब ये है कि when electron makes transition from n2 is equal to 2, 3, 4, 5 and so on to n1 is equal to 1। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो एक वेवलेंथ की सीरीज या फ्रीक्वेंसी की सीरीज आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। ठीक है ना। आज जरा इसको फिगर के थ्रू देखते हैं कि क्या है। हमने कह दिया ये है n इज इक्वल टू 1, ठीक, यानी n1। ये आपके पास है n इज इक्वल टू 2, ये आपके पास है n इज इक्वल टू 3, ये आपके पास है n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, आगे भी होगा n इज इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है, एंड सो ऑन n इज इक्वल टू इन्फानाइट। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन अगर यहां से आए 2 से 1 पर आए, इलेक्ट्रॉन यहां से आए 3 से 1 पर आए, इलेक्ट्रॉन यहां से आए 4 से 1 पर आए एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट से आए, तो ऐसी कंडीशन में जो सीरीज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो लाइमन सीरीज आपको मिलती है। ठीक है ना। इस लाइमन सीरीज को अगर हम देखें तो ये लाइमन सीरीज कहाँ पे आती है, ये लाइमन सीरीज आती है आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, लाइमन सीरीज है और किस रीजन में आती है। ये आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। किसमें आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये सीरीज आ जाती है। ठीक है ना। कैलकुलेट करें इसे तो यहाँ से हो जाएगा वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 n1 तो फिक्स है कि ये कहाँ है, 1 पे ही सबको आना है, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाती है लाइमन सीरीज। इसके करस्पॉन्डिंग रीजन कौन सा होता है, इसके करस्पॉन्डिंग रीजन जो होता है वो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाई करता है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है लाइमन सीरीज। ठीक है, जो सेकंड सीरीज हमारे पास बनेगी, जरा उसकी बात हम कर लें कि सेकंड सीरीज कैसी होगी। सेकंड सीरीज जो होती है उसको हम कहते हैं बामर सीरीज। सेकंड सीरीज जो होती है उसको हम कहते हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के बारे में बात किया जाए, बामर सीरीज के बारे में बात किया जाए, ये जो बामर सीरीज होती है इसमें क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 is equal to 3, 4, 5, 6 and so on to n1 is equal to 2। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से होता है, थर्ड ऑर्बिट से होता है, फोर्थ से होता है, फिफ्थ से होता है, सिक्स से होता है एंड सो ऑन, किसी से भी होता है, लेकिन कहाँ के लिए होता है, n1 इज इक्वल टू 2 के लिए होता है। अगर ट्रांजिशन ये होता है तो कौन सी सीरीज आती है, वो बामर सीरीज के नाम से जानी जाती है। और अगर हम देखें इसको जरा इसके फिगर में देखें जा करके तो ये क्या है, हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू 2, हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू 3, हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू 4, हमने कह दिया n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, आगे क्या होगा, इन्फिनाइट। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से हो सकता है, यहाँ से और देन यहाँ से। करेक्ट। जब इस सीरीज की आप बात करोगे तो ये कौन सी सीरीज होगी, ये जो होगी ये हो जाएगी बामर सीरीज। ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, ये हो जाती है आपके पास बामर सीरीज। ठीक है, और ये जो आपके पास बामर सीरीज आती है, ये बामर सीरीज किस में आती है, विजिबल रीजन में आती है। किस में आती है ये आती है
विजिबल रीजन में, ठीक है ना, ये विजिबल रीजन में आने वाली सीरीज होती है। अब हम बात करते हैं कि जरा कैलकुलेट किया जाए तो वेव नंबर फॉर द बाउमर सीरीज दैट आर विद इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाता है, बाउमर सीरीज। इसके करस्पॉन्डिंग रीजन कौन सा आता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन आएगा हम उसे कहेंगे वो है विजिबल रीजन, ठीक है ना, वो क्या होता है, विजिबल रीजन हो जाता है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है पास्टन सीरीज। बामर के बाद हम बात करते हैं किसकी, पास्कन सीरीज की बात करते हैं, नंबर 3 दैट इज द पास्टन सीरीज। क्या कहते हैं इसको, हम पास्टन सीरीज कह लेते हैं। पास्टन सीरीज में क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन n2 is equal to 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से होता है, फ्रॉम n2 is equal to 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू n1 is equal to 3, ठीक है ना। कहने का मतलब 4th से 3 पर आएगा, 5th से 3 पर आएगा, 6 से 3 पर आएगा, 7 से 3 पर आएगा एंड सो ऑन। आगे जितनी भी ऑर्बिट होंगी उन सबसे कहाँ पे आएगा, वो 3 पर आएगा। क्या इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखें भाई, पिक्टोरियल अगर इसका देखा जाए तो हमने ये कह दिया, इस तरह हमने बना लिया। ये क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। ये क्या है, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन अगेन फाइनाइट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 4 to 3, n is equal to 5 to 3, n is equal to 6 to 3, n is equal to 7 to 3 एंड सो ऑन, ठीक, हमने ये कह दिया। अब ये जो सीरीज बनती है कौन सी सीरीज होती है, ये होती है बेटा पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज होती है, ठीक है ना। और ये जो पास्टन सीरीज आपके पास आती है ये किस रीजन में आती है, ये आती है इंफ्रारेड रीजन में। किस में आती है ये आती है इंफ्रारेड रीजन, ठीक है ना, ये इंफ्रारेड रीजन में आती है। अब यहाँ पे अगर इसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर कैलकुलेट किया जाए तो r 1/3 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर किस रीजन में आता है, आप जानते हो कि किस में आता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है, करेक्ट। उसके बाद आता है 4th नंबर। अगर हम 4th नंबर की बात करें तो ये कौन सी सीरीज आती है, ये होती है ब्रैकेट सीरीज। ये कौन सी सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है। ब्रैकेट सीरीज का क्या है, ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन टू n इज इक्वल टू 4। तो देखिए जरा क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन टू n1 इज इक्वल टू 4। ट्रांजिशन यहाँ पर होता है। जब ट्रांजिशन यहाँ पर होता है तो जो सीरीज बन करके आती है उसके लिए वेव नंबर ये हो जाएगा r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वेर n2 इज इक्वल टू दिस। किस रीजन में आता है, इंफ्रारेड। ये कहाँ आता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है, ठीक है ना। इतनी बात हमने यहाँ पे जान लिया है। एक सीरीज हमारे पास और बचती है, जरा इसका पहले डायग्राम देख लिया जाए, आफ्टर देन हम चलेंगे अगली सीरीज पर, ठीक है ना। हम अगर इसके डायग्राम के बारे में बात करें, क्योंकि हम सबका क्या है सेपरेटली डायग्राम बना रहे हैं, सबका हम सेपरेट डायग्राम बनाते हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कह दिया कि ये है आपके पास n, यानी जिसको आप n1 कहेंगे। ये है n इज इक्वल टू कौन सा 4, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 5th टू 4th, फ्रॉम 6th टू 4th,
फ्रॉम 7th to 4th एंड सो ऑन फ्रॉम इनफाइनाइट टू 4th। करेक्ट। ये जो आपके पास आती है सीरीज, ये कौन सी होगी? ब्रैकेट सीरीज होती है। ये कौन सी होती है? ब्रैकेट सीरीज होती है। और इसके जो करस्पॉन्डिंग होती है, जो रीजन आता है, जो एनर्जी आती है, वो किस रीजन में आती है? वो आती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ है वो होता है फुंड सीरीज। ये आपके पास आता है फुंड सीरीज। फुंड, ठीक है ना। इस फुंड सीरीज में क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम N2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू कहाँ से आएगा? अभी तक 5 से आता था 4th में, अब कहाँ आना है? 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, 9 से आएगा एंड सो ऑन। और N1 इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, 5 वाले में आएगा। अगर ट्रांजिशन ऐसा होता है तो कौन सी सीरीज मिलती है आपको? फुंड सीरीज मिलती है। इसकी करस्पॉन्डिंग वेव नंबर इज इक्वल टू R 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये जो रीजन आएगा वो किस रीजन में आता है? ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। ठीक है, इट आल्सो कम्स इन इंफ्रारेड रीजन। अगर मैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखता हूं तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो देखिए जरा कैसा होगा। हमने कह दिया कि दैट इज n एंड n इज इक्वल टू 5। फिर हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू 6, देन n इज इक्वल टू 7, देन n इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो 6 से कहाँ जाएगा? 5th पर, 7 से 5th पर, 8 से 5th पर एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। और इस ट्रांजिशन में जो सीरीज आती है कौन सी आती है? ये आती है फुंड सीरीज। कैसी सीरीज आती है? फुंड सीरीज। इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को देखे जाए तो किस रीजन में आता है? वो भी इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी आती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने इसके क्या पढ़ लिए हैं? ये हमने सीरीज पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। तो इन सीरीज को हमने पढ़ लिया है। ये सीरीज भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है अगर उसका, तो क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है। और वो जो एनर्जी का एमिशन होता है, जो रेडिएशन का एमिशन होता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटॉन। क्लियर? तो इतनी बात यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ये बताइए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है ना। तो जरा देखिए, मैं इसको कैलकुलेट करने की अब कोशिश करता हूं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब कभी ऐसा कह दिया जाए कि आप जानते हो कि एक फार्मूला है दैट इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इफ n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, अगर ऐसा हो जाए, n2 की वैल्यू क्या है? n1 प्लस 1 है, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। क्या मिलता है यहां से आपको? यहां से आपको मिलता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। क्या मिलता है हमको? यहां से मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो लाइन आती है, जो सीरीज आती है, जो लाइन आती है, उसको हम नाम देते हैं एच अल्फा लाइन। ये क्या होती है? एच अल्फा लाइन। तो एक बात हमको ये यहां से समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए कि बताइए कि जो आपके पास बामर सीरीज है, कह दिया जाए कि बताइए कि जो आपके पास ये बामर सीरीज है इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है? n1 की वैल्यू होती है 2। तो n2 कितना होना चाहिए? n2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3।
अगर आप n1 की वैल्यू को 2, n2 की वैल्यू को 3 रखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात हम कहते हैं कि इफ n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 2, अगर ऐसा रख दिया जाए तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो नहीं आती है, लेकिन इसको कहा जाता है कि दैट इज इक्वल टू एच बीटा लाइन। एच बीटा लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। फिर कह दिया जाए कि इफ n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 3, तो ये होता है एच गामा लाइन। क्या होती है ये, एच गामा लाइन होती है। फिर कह दिया जाए कि इफ n2 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, अगर n2 को हम क्या कह दें, इन्फाइनाइट कह दें, तो इसको नाम दिया जाता है सीरीज लिमिट। इसको नाम दिया जाता है सीरीज लिमिट। और जो ये आपके पास सीरीज लिमिट आती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसके करस्पॉन्डिंग, करेक्ट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ये कह दें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला बताइए, तो आप बताओगे कि न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फाइनाइट का स्क्वायर। ये एक फार्मूला आता है। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर बामर सीरीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर बामर सीरीज, इसके लिए क्या बताइए, बामर सीरीज के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आप ये कहोगे कि n1 इज इक्वल टू कितना होता है 2, n2 इज इक्वल टू आप जानते हो कि दैट इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो जो यहाँ से वेव नंबर आप कैलकुलेट करोगे वो कितना हो जाएगा, r इंटू 1/2 का स्क्वायर, r इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/इन्फाइनाइट का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक फार्मूला निकल करके आ जाता है। ये किसकी बात रही, ये फ्रीक्वेंसी की बात रही कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। आपसे ये भी कहा जा सकता है बताइए वेवलेंथ का क्या करेंगे। तो आप देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लेमडा, या कह दिया जाए कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है ना। तो जहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी वहां पे मैक्सिमम क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा यहाँ पे, मिनिमम वेवलेंथ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक फ्रीक्वेंसी का अपोजिट, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें, नंबर 1 पॉइंट ये और नंबर 2 पॉइंट ये, इनमें से सवाल मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो ये बात हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको हम याद करके रखेंगे, ठीक है ना। आइए जरा एक बात और देख लेते हैं कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज था, इसका अगर हमें कंबाइंड डायग्राम बनाएं, उसका अगर हम कंबाइंड डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कंबाइंड डायग्राम, हमने बातों को समझ लिया है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें कि बनाएं तो जरा कंबाइंड डायग्राम बना करके हम देखते हैं, ठीक है ना। तो कंबाइंड डायग्राम की अगर बात किया जाए तो हम वहां पे जितनी भी सीरीज थी हम उन सबको एक साथ बनाएंगे, ठीक है ना। सारी सीरीज को हम क्या करेंगे, एक साथ बना देंगे, बस वही कंबाइंड डायग्राम हो जाता है। तो मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट है, क्या है, n इज इक्वल टू 1। फिर हमने दूसरा आर्बिट बनाया, कौन सा, n इज इक्वल टू 2। फिर हमने तीसरा आर्बिट बनाया, n इज इक्वल टू 3। देन फोर्थ आर्बिट बनाएंगे, n इज इक्वल टू 4। देन फिफ्थ आर्बिट बनाएंगे, n इज इक्वल टू 5th। देन हम नेक्स्ट ऑर्बिट बनाएंगे, अब इसको हम आधा बना लेंगे एक ही तरफ, ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6। हम अगला ऑर्बिट फिर से बना लेंगे, हम कह देंगे कि n इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन, करेक्ट। अब आइए ट्रांजिशन देखते हैं। ट्रांजिशन क्या होगा कि हम ट्रांजिशन पहले कहाँ ले जाएंगे, 2 से 1 पर, 3 से 1 पर, 4 से 1 पर, 5 से 1 पर, और आगे जो होगा उस सबसे 1 पर, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन कहाँ होता है, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 से n इज इक्वल टू 1 पर, तो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी लाइमन सीरीज आ जाएगी, ठीक है ना।
इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा रीजन आता है? आप कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन इसके करस्पॉन्डिंग आता है। कौन सा आता है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रीजन इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हो गया। दूसरा हमने कहा ट्रांजिशन कैसा होता है कि 3 से 2 पर आएगा, 4 से 2 पर आएगा, 5 से 2 पर आएगा एंड सो ऑन। लाइमन के बाद कौन सी सीरीज बनती है? लाइमन के बाद आती है आपके पास बामर सीरीज। तो हम कौन सी सीरीज बना लेंगे? अब हम बना लेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज की करस्पॉन्डिंग कौन सा रीजन आता है? आप जानते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग विजिबल रीजन आता है। कौन सा आता है? विजिबल आता है, ठीक है। तीसरी बात अब हम चलते हैं कि कहाँ जाएगा। ये आएगा अब 5th से 4th पर, ठीक है। पहले कहाँ आया था? 1 पर, फिर आया था 2 पर, अब आएंगे हम 3 पर, ठीक है ना। अब हम कहाँ आएंगे? 3 पर आएंगे। तो जब 3 पर आएंगे तो ये 4 से आएगा 3 पर, ये 5th से आएगा, ये 6 से आएगा, देन ये 7 से आएगा, ठीक है। इनका ट्रांजिशन ऐसा होगा। तो लाइमन होता है, लाइमन के बाद बामर होता है, बामर के बाद पास्टन सीरीज होता है। तो ये जो आपको सीरीज मिलेगी, ये मिलेगी आपके पास पास्टन सीरीज, ठीक है ना। ये जो पास्टन सीरीज होती है ये कहाँ पे आती है? ये आती है बेटा इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो हमने इसको बना लिया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? 3rd के बाद 4th पर आते हैं। 4th कहाँ से आएगा? 5th से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा एंड सो ऑन। इन सब से आएगा, ठीक है। अगर ये इन सब से आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं, पास्टन के बाद हम नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज इसको हम नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज। किस रीजन में आता है? आप जानते हैं कि ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। उसके बाद एक सीरीज बचती है आपके पास फुल सीरीज। अब हम कहाँ पे आएंगे? अब हम 5th पे आएंगे। तो हम कहाँ जाते हैं? 5th से 6 से 5th पे आएंगे, 7 से आएंगे, आगे जो और होगा n = 8 उससे आएंगे एंड सो ऑन, इन सब से आएंगे। तो ये जो सीरीज बनती है ये कौन सी होती है? ये होती है फुंड सीरीज। ये होती है फुंड सीरीज। किस रीजन में आती है? ये भी जो होती है वो होती है इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक बना लिया है कंबाइंड स्पेक्ट्रल डायग्राम। तो पहले हमने एक एक के साथ देखा था स्पेक्ट्रल डायग्राम, और उसके बाद अब हम देखते हैं सबका कंबाइंड डायग्राम, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है? स्पेक्ट्रल डायग्राम होता है ये, इसका नाम आप देंगे स्पेक्ट्रल डायग्राम। तो ध्यान रखिएगा स्पेक्ट्रल डायग्राम होता है ये, एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं होता है, करेक्ट। तो इतनी बात हमने आज ये क्लियर कर लिया है। कोई दिक्कत हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। क्लियर? नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।